परमाणु, अणु और आयन, कक्षा 9वीं का रसायन विज्ञान का तीसरा अध्याय है। और यहाँ पे हम इस अध्याय का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 7 तक सभी प्रश्नों को हल करेंगे, तो आपको काफ़ी ध्यान से समझने हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसका पहला जो प्रश्न है, बहुपरमाणुक आयन क्या है, कुछ उदाहरण देकर समझाएं। तो ये एक बिल्कुल ही आसान प्रश्न है। तो इसका आंसर आपको इस तरीके से करना है। एक से अधिक परमाणुओं का समूह जिन पर आवेश होता है बहुपरमाणुक आयन कहलाते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ? तो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, बहुपरमाणुक आयन यानी एक से ज़्यादा उस पर परमाणु होंगे, वो आयन होने चाहिए, धन और ऋण। तो यहाँ देखिए कुछ उदाहरण से आपको समझ में आ जाएंगे। कुछ महत्वपूर्ण बहुपरमाणुक आयन यानी पॉली एटॉमिक आयन्स। अमोनिया, यहाँ देखिए, यहाँ नाइट्रोजन और यहाँ हाइड्रोजन, 2 परमाणु हो गए NH4, और इस पे देखिए इस पे प्लस का आवेश है। तो बहुपरमाणुक आयन में हमेशा जो यौगिक शामिल होंगे उन पे कोई ना कोई आवेश जरूर होगा, ठीक है। अगर इस पर आवेश नहीं होगा तो वो बहुपरमाणुक आयन नहीं कहलाएंगे। तो फिर से समझ लेते हैं। एक से अधिक परमाणुओं का समूह, यहाँ देखिए 2 परमाणुओं का समूह, यहाँ भी 2 परमाणुओं का समूह है। एक से अधिक परमाणुओं का समूह जिन पे आवेश होता है बहुपरमाणुक आयन कहलाते हैं। यहाँ पे उदाहरण हो गया, पहला अमोनिया, दूसरा हाइड्रोक्साइड आयन OH ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, यहाँ पे एक है ऋण आवेश, नाइट्रेट नाइट्रोजन और O3 ऑक्सीजन 3, यहाँ पे ऋण आवेश, सल्फाइड सल्फ़र और ऑक्सीजन 3, और इसका आयन कितने हैं, यहाँ पे 2 ऋण चार्ज है। तो इसे ही कहा जाता है बहुपरमाणुक आयन, और उसके ऊपर एक कोई ना कोई पावर जरूर होंगे। तो ये आपको समझ में आ गए होंगे। इस प्रकार प्रश्न क्रमांक 1 समाप्त हो जाता है। अगला जो प्रश्न है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के किन्हीं 5 मान्यताओं को लिखें। तो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के 5 मान्यताएं आपको लिखना है, कोई भी लिखना है उसमें से। तो ये रहे डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की मान्यताएं, इसमें से आपको 5 ही लिखने हैं। टोटल कितना है? टोटल 7 है। तो सबसे पहले आप इसको लिखिए, सभी पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से बने होते हैं जिन्हें परमाणु कहते हैं, और ये परमाणु खंडित नहीं किए जा सकते हैं। ये पहला हो गया। और उसके बाद दूसरा लिख लीजिए, किसी भी रासायनिक प्रक्रिया द्वारा परमाणुओं का ना ही निर्माण होता है ना ही उनका नाश होता है, अर्थात वो अनश्वर होते हैं। ये दूसरा हो गया। तीसरा, चौथा और 5वां। तो इस प्रकार ये प्रश्न क्रमांक समाप्त हो जाता है। तो चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। इसके बाद है प्रश्न संख्या 3, उदाहरण के साथ किसी तत्व की संयोजकता की व्याख्या करें। तो यहाँ से आपको लिखना प्रारंभ करना है। तत्व के परमाणु में दूसरे तत्व के परमाणु के साथ संयोग करने की प्रवृत्ति क्षमता होती है। किसी तत्व के परमाणु की इसी प्रवृत्ति को तत्व की संयोजक क्षमता या संयोजकता कहते हैं। तो ये हो गई इसकी परिभाषा। और उसके बाद थोड़ा सा आपको ये भी यहाँ तक लिखना है, विभिन्न तत्वों की संयोजकताएं, क्षमताएं और संयोजकताएं भिन्न भिन्न होती हैं। तत्वों की संयोजकताएं हाइड्रोजन के सापेक्ष निर्धारित होती हैं। बस यहाँ तक इसका आंसर लिखना है, ठीक है। तो ये हो जाती है संयोजकता की परिभाषा। और किसी तत्व की संयोजकता कैसे ज्ञात किया जाता है, तो उन सब के बारे में वीडियो पहले से बना दिया गया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या चैनल के प्लेलिस्ट पे जाके आप क्लास 9th रसायन विज्ञान के वहाँ पे आप देख सकते हैं किसी तत्व की संयोजकता कैसे ज्ञात किया जाता है। सरल सूत्र और अणु सूत्र में क्या अंतर है, ये दोनों किस प्रकार संबंधित हैं, ये दोनों में अंतर बताना है। तो ये रहा सरल सूत्र और अणु सूत्र, ठीक है। आइए इसके बाद 5वां प्रश्न, ग्राम आणविक द्रव्यमान क्या है, निम्नलिखित पदार्थों के आणविक द्रव्यमान की गणना करें। सबसे पहले इसकी परिभाषा लिखते हैं। ग्राम में व्यक्त आणविक द्रव्यमान ग्राम आणविक द्रव्यमान या ग्राम अणु कहलाता है, और इसे मोल भी कहा जाता है। जब आणविक द्रव्यमान को ग्राम में व्यक्त कर दिया जाता है, जैसे में कि 16 ग्राम ऐसे, ठीक है, तो उसे ग्राम आणविक द्रव्यमान कहा जाता है। और हमें इन सारे यौगिकों के क्या ज्ञात करने हैं, आणविक द्रव्यमान की गणना करना है। और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे D है, यानी टोटल 4 है। तो ये काफ़ी आसान होते हैं। आपको करना क्या होता है कि जो तत्व या यौगिक दिया गया है उसका आप परमाणु भार, ठीक है, परमाणु भार लिखते हुए जो संख्या उसे गुणा कर दिया जाके सबको जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पे मैं एक काम मैं बता देता हूँ, आपको अपने से करना है। अगर नहीं आता है तो वो बताइएगा आप। जैसे मैं आपको निकाल देता हूँ ये सल्फ्यूरिक अम्ल का, आप यहाँ पे समझ लीजिए।
यहाँ पे सल्फ्यूरिक हाइड्रोजन की यानी परमाणु भार कितना होता है, तो हाइड्रोजन का होता है 1, ठीक है। और यहाँ पे सल्फ़र का कितना होता है, तो सल्फ़र का होता है 32 परमाणु भार, परमाणु क्रमांक नहीं। ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का होता है 16, ठीक है। और यहाँ देखिए हाइड्रोजन के साथ गुणा में कितना है, 2 है, तो 2 लगाएंगे। सल्फ़र के साथ कुछ नहीं है तो 1 है, ऑक्सीजन के साथ 4 है, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये कितना हो गया, 2 हो गया, ये कितना हो गया, 32 हो गया, 16 चौका 64 हो गया। अब सबको हम जोड़ देंगे, तो यहाँ हम लिखेंगे H2SO4 क्या ज्ञात करना है, H2SO4 की आणविक द्रव्यमान, सबको जोड़ देंगे हम, 2 + 32 + 64, सबको जोड़ दिया जाए, 4 U एटॉमिक मास यूनिट, तो 1 निकल गया। तो वैसे ही आपको इन सबको निकालना है। इसके बाद देखिए 6 नंबर में निम्नलिखित यौगिकों के रासायनिक सूत्र लिखें। तो बहुत सारे यौगिक ऐसे होते हैं जिनको अलग नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो इसका होता है CaHCO3 और यहाँ पे होल 2। सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, तो इसका ये रहा रासायनिक सूत्र, तो सबका रासायनिक सूत्र यहाँ पे लिखा गया है। कॉपर सल्फेट, इसे नीला थोथा भी कहा जाता है, ये सारे यहाँ पे लिखे गए हैं। 7 नंबर प्रश्न में मोल के महत्व पर प्रकाश डालें, तो ये आपको अपने से करना है, आपको अपने से समझ के कर लेना है।